हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास अर्थात पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे, पृथ्वी कैसे बना, इस तथ्य में विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ता आए, अपना मत प्रस्तुत किए, अपना विचार प्रस्तुत किए और जिसको जिस प्रकार से लगा उस प्रकार से पृथ्वी के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा पृथ्वी के निर्माण संबंधित विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के मत और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। उन सभी सिद्धांतों को समय अनुसार उसमें चेंजिंग हुआ, उसमें बदलाव हुआ या उसी सिद्धांत के आधार पर अन्य सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। आज हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल के अंतर्गत प्रमुख होता है वो सूर्य होता है और बाकी जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, तो विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है। उन्हीं कहानियों को लेकर के आज हम इस वीडियो या इस अध्याय के रूप में जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत हमें किन किन तथ्यों को पढ़ना है, उनका एक बार सिनोप्सिस या रूपरेखा देख लेते हैं। पहले प्रस्तावना, इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, पृथ्वी कैसे बना, उसके उत्पत्ति के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया, एक आरंभिक सिद्धांत, एक आधुनिक सिद्धांत। एक आरंभिक सिद्धांत और दूसरा का आधुनिक सिद्धांत। पृथ्वी के उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत को फिर दो भागों में बांटा गया, एक अद्वैतवादी परिकल्पना और एक द्वैतवादी परिकल्पना। एक अद्वैतवाद परिकल्पना और दूसरा का द्वैतवाद परिकल्पना। इस परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह एक तारे या एक पिंड से हुआ है। इस परिकल्पना के अंतर्गत जितने भी विचारधाराएं हैं उन सभी विचारधाराओं के अनुसार या उन सभी दार्शनिकों या वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह कहा गया कि हमारे पृथ्वी का निर्माण एक पिंड से हुआ है या एक ही प्रकार के तत्वों से हुआ है। परंतु द्वैतवाद परिकल्पना के अनुसार जो भी मत आया, जो भी विचारधारा आया, जो भी सिद्धांत आया, उन सभी सिद्धांतों के आधार पर यह कहा गया कि यह पृथ्वी का निर्माण एक तत्व से नहीं हुआ है बल्कि दो तत्व से हुआ है। अद्वैतवादी परिकल्पना के अनुसार या इनके अनुसार लोगों का कहना था, वैज्ञानिकों का कहना था कि पृथ्वी का उत्पत्ति तो एक तत्व से हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, दो तत्व से हुआ है। तो विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपना मत भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट किया। इसके बाद कहता है अद्वैतवाद परिकल्पना। अद्वैतवाद परिकल्पना के आधार पर इमैनुअल कांट वायव्य राशि की परिकल्पना तथा गैसीय परिकल्पना और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, ये अद्वैतवाद परिकल्पना है। ये दोनों या इन परिकल्पनाओं के आधार पर या इन सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी का निर्माण एक ही पिंड से या एक ही तत्व से हुआ है। अगला है द्वैतवाद परिकल्पना। द्वैतवाद परिकल्पना में चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना, जीन्स और जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना, ऑटो स्मिथ तारक परिकल्पना या अंतर तारक धूल परिकल्पना, होयल एवं लिटलैंड का सुपरनोवा परिकल्पना या सुपरनोवा विस्फोट, यह सभी परिकल्पनाएं यह सभी सिद्धांत के अनुसार या यह सभी सिद्धांत जो दार्शनिक या वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता दिए, उन लोगों के अनुसार यह कहना था कि हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है वह दो तारों से हुआ है। कितने तारों से हुआ है? दो तारों से हुआ है। इनके अनुसार यह कहना था कि हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है वह दो तारों से हुआ है। सूर्य के समीप एक अन्य तारा, सूर्य और उसके साथ अन्य साथी तारा। सूर्य के नजदीक से जब एक तारा गुजरता है तो आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप सूर्य का कुछ भाग उससे अलग हो जाता है और पुनः सूर्य में जाकर के मिलता नहीं है और बाद में वे सभी पदार्थ संगठित होकर के सूर्य की चक्कर लगाने लगते हैं। तब जाकर के इन सभी ग्रह का निर्माण हुआ, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो आज के पाठ के अंतर्गत या आज की वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि द्वैतवादी परिकल्पना और अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उन सभी सिद्धांतों में क्या कहा गया, किस प्रकार की कहानी कहा गया, उनकी उत्पत्ति के बारे में कौन से जिम्मेवार या किन कारकों से हुआ। प्रस्तावना कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों या विचारधाराओं को विभिन्न दार्शनिक या विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, जो समयानुसार उनमें बदलाव होता गया। इनका अपने समय में महत्व कम नहीं है।
जिस समय में वे अपने सिद्धांत दे रहे थे उस समय इसका महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि पूर्ववर्ती विचारधाराएं, जो प्राचीन विचारधाराएं, वही नवीन विचारधारा का जन्म देती है। अर्थात जो पीछे वाला विचारधारा दे दिया गया, उसी विचारधारा या उसी सिद्धांत के आधार पर नए विचारधारा का उदय होता है या उसी में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राचीन सिद्धांत है या आरंभिक सिद्धांत है या विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, वे या उनमें समयानुसार परिवर्तन हुआ, उसमें बदलाव हुआ या उन्हीं के आधार पर अन्य सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को दो भाग में बांटा गया, एक आरंभिक सिद्धांत, दूसरा का आधुनिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी दो प्रकार के सिद्धांतों पर टिका हुआ है, एक आरंभिक सिद्धांत के आधार पर और दूसरा का आधुनिक सिद्धांत पर। आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, आरंभिक सिद्धांतों के बारे में कहा। यूरोपियन देश के विभिन्न भूगोलवेता, विभिन्न दार्शनिक, ग्रीक, यूनानी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन सिद्धांत के आधार पर सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि पृथ्वी कैसे बने, ग्रह कैसे बने, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, यह आरंभिक सिद्धांत कहता है। जबकि आधुनिक सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड की जानकारी पहले प्राप्त करना है, इसके बाद जैसे ही हम ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त कर लेंगे उसी के अंदर हमारी पृथ्वी की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो आरंभिक सिद्धांत जो है वह पृथ्वी की उत्पत्ति और विभिन्न प्रकार के ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा की उत्पत्ति और आसमान में या अंतरिक्ष में जितने प्रकार के खगोलीय पिंड है उन सभी खगोलीय पिंड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। कौन सा सिद्धांत? आधुनिक सिद्धांत कहता है आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी एवं सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में बताता है। आधुनिक सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना आवश्यक है और इसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आरंभिक सिद्धांत केवल पृथ्वी और ग्रहों के उद्भव के बारे में जानकारी देता है। आरंभिक सिद्धांत जो है वह केवल पृथ्वी के उत्पत्ति की कहानी कहता है और उसके साथ साथ विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति की कहानी कहता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत जो है वह आकाश गंगा, सौर मंडल इत्यादि की उत्पत्ति के बारे में कहानी कहता है या उसकी व्याख्या करता है। इमैनुअल कांट का गैसीय परिकल्पना, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना, जीन एवं जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना, ऑटो स्मिथ का धूल परिकल्पना तथा होयल एवं लिटिलन का सुपरनोवा विस्फोट आरंभिक सिद्धांत है, जबकि बिग बैंग सिद्धांत जो है वह पृथ्वी के उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार या बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड, चाहे वह तारा हो, तारामंडल हो, धूमकेतु हो, पुछल तारा हो, ग्रह हो, उन सब का निर्माण कैसे हुआ, यह सिद्धांत बिग बैंग देता है। जबकि हमारे पृथ्वी का निर्माण, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, यह सब जानकारी हमें गैसीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, जीन एवं जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना, ऑटो स्मिथ का धूल परिकल्पना तथा होयल एवं लिटिलन का सुपरनोवा विस्फोट देता है। इन सब की जानकारी प्रस्तुत करता है। सब लोगों ने समयानुसार अपने अपने मत प्रस्तुत किया। आरंभिक सिद्धांत में पृथ्वी एवं सौर मंडल की उत्पत्ति आरंभिक विचारधारा में ग्रीक या यूनानी दार्शनिक या वैज्ञानिक का विशेष योगदान है। आरंभिक सिद्धांत में या पृथ्वी के उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत में इनका योगदान सबसे अधिक है, जो यूरोपियन देश के दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम थेल्स महोदय ने एक तत्व सिद्धांत के अनुसार एक तत्व सिद्धांत के अनुसार कहा कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वह क्या से हुआ है? जल से हुआ है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुआ है और इसी में विलीन हो जाएगी। थेल्स महोदय का कहना है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है वह जल से हुआ है और जल में समाप्त हो जाएगा। एक भूगोलवेता है जिनका नाम है एनेक्जिमेनिज, उनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुआ है। उनके अनुसार कहा गया
कि संसार के समस्त वस्तुएं का निर्माण वायु से हुआ है, वायु ही अग्नि का रूप लेती है तथा तरल होकर के जल एवं जमकर बर्फ बन जाती है। तो इस प्रकार से आरंभिक सिद्धांत के आधार पर किसी ने कहा कि हमारे पृथ्वी का निर्माण जल से हुआ है, किसी ने कहा हमारे पृथ्वी का निर्माण वायु से हुआ है। किसी ने कहा जल से हुआ है, किसी ने कहा वायु से हुआ है। आरंभिक विचारधारा सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया। आरंभिक सिद्धांत की कहानी मात्र पृथ्वी की कहानी है, पृथ्वी और ग्रहों की निर्माण की कहानी है। तो पृथ्वी की कहानी या उसके निर्माण की कहानी को दो भागों में बांटा गया, एक अद्वैतवाद परिकल्पना और दूसरा का द्वैतवादी परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना कहता है कि अद्वैतवादी परिकल्पना विचारधारा के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह एक तारा से हुआ है। अद्वैतवादी लोग कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण एक तारा से हुआ है या एक ही पिंड से हुआ है। इसे एक तारक परिकल्पना या पैरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसे एक तारक परिकल्पना या पैरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है क्योंकि उसका निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है। इमैनुअल कांट का गैसीय परिकल्पना तथा लाप्लास का निहारिका परिकल्पना अद्वैतवादी परिकल्पना है, जिसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण एक ही पिंड या एक ही तारा से हुआ है। मुख्य रूप से लाप्लास महोदय जो फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं और इमैनुअल कांट जो जर्मनी के भूगोलवेता हैं, इनका कहना था कि हमारे पृथ्वी का निर्माण जो है वह एक तारा से हुआ है या एक ही पिंड से हुआ है। दूसरा है द्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति टकराव से हुआ है, दो तारे के टकराव के फलस्वरूप हुआ है। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य से गुजरा हुआ अन्य तारा गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ अपनी ओर खींच लेता है। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य से गुजरा हुआ अन्य तारा टकराने के फलस्वरूप या जब गुजर रहा था, सूर्य से नजदीक से गुजर रहा था, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ भाग उससे अलग हो गया, कुछ पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ग्रह या पृथ्वी का निर्माण हुआ। चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना, जीन एवं जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना, रसेल का द्वितारक परिकल्पना, ऑटो स्मिथ का अंतर तारक धूल परिकल्पना और होयल एवं लिटिलन का सुपरनोवा विस्फोट द्वैतवादी परिकल्पना, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। कांट का गैसीय परिकल्पना। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने सन 1755 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित परिकल्पना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार मूल पदार्थ जो था वह ब्रह्मांड में पहले ही वितरित था, ठंडा था, ठोस था, स्थिर था, कण के रूप में विद्यमान था। गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराए, जिसके कारण उष्मा उत्पन्न हुआ, जिससे कोणीय वेग उत्पन्न हुई और घूमने लगा, उसमें घूर्णन गति आ गया और गर्म निहारिका में बदल गया। वे तप्त पिंड या गर्म निहारिका में बदल गया। इसकी गति और बढ़ने लगी और इस घूर्णन गति के फलस्वरूप अब केंद्रीय बल उत्पन्न हुआ, जिससे 9 छल्ले निकले। कई छल्ले निकले? 9 छल्ले का निर्माण हुआ। बाद में यह छल्ला ठंडा होकर के ग्रह एवं पृथ्वी का निर्माण किया। बाद में यह छल्ला जो है वह ठंडा हुआ और ठंडा होने के फलस्वरूप हमारी पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों का निर्माण किया। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का कहना था पृथ्वी का निर्माण जो है वे मूल पदार्थ से हुआ है। मूल पदार्थ चारों ओर वितरित था। मूल पदार्थ जो था वह चारों ओर वितरित था, ठोस था और स्थिर था और ठंडा था। एक दूसरे से वे टकराए। उनका कहना था कि एक दूसरे से वे टकराए। टकराने के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न हुआ। उष्मा उत्पन्न होने के फलस्वरूप ये गतिशील हो गए और घूर्णन गति करने लगे। जैसे जैसे घूर्णन गति करने लगे या घूर्णन होने लगा, इसके उष्मा और बढ़ने लगी, इसकी उष्मा और भी बढ़ने लगी और उष्मा बढ़ने के फलस्वरूप यह लाल तप्त निहारिका में बदल गए। लाल तप्त निहारिका में बदल गए और केंद्रीय बल जनरेट हो गया।
जो प्रत्येक पिंड अपनी ओर खींचता है, प्रत्येक पिंड किसी अन्य पिंड को अपनी ओर खींचता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और प्रत्येक पिंड जब अन्य पिंड को अपने ओर से धकेलता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। तो मान लीजिए एक केंद्र है, केंद्र से नजदीक गुरुत्वाकर्षण बल अधिक, और जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अपकेंद्रीय बल अधिक जाएगा। तो होता क्या है कि अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप यह वाला भाग सिकुड़ता गया और यह वाला भाग उसका साथ नहीं दिया, फलस्वरूप घूर्णन गति करते हुए 9 छल्ले बाहर निकले। क्या छल्ले बाहर निकले? वही 9 छल्ला जो है वह ग्रह का निर्माण किए, और उसी ग्रह में हमारी ग्रह पृथ्वी है। किसने कहा? इमैनुअल कांट ने। इस परिकल्पना को क्या बोलते हैं? गैसीय परिकल्पना या वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना। जब इमैनुअल कांट ने यह परिकल्पना दिए तो लोगों ने पूछा, बताइए ब्रह्मांड में मूल पदार्थ कहां था? आपने तो उत्पत्ति के बारे में कहानी कह दिया, अब हम सुन भी लिए, हम जान लिए, लेकिन यह मूल पदार्थ कहां से आया? तो इमैनुअल कांट चुप, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था, वो सही से कह ही नहीं पाए। फिर गए कि उनमें टकराव हुआ और वेग में वृद्धि हुआ, ये संभव नहीं है, बुड़बक बना रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, यहां तक तो समझ लिए, 9 छल्ला ही बाहर क्यों निकला? 8 को निकल सकता था, 10 को निकल सकता था, 11 को निकल सकता था। तो इमैनुअल कांट चुप। इस प्रकार से यह सिद्धांत एक नाम मात्रा का परिकल्पना के रूप में रह गया, परंतु इन्हीं सिद्धांत के आधार पर अन्य सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें लाप्लास का निहारिका परिकल्पना आया। लाप्लास का निहारिका परिकल्पना फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 में कांट की परिकल्पना में संशोधित करते हुए बताया कि ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं लाल तत्व पिंड था जो मंद गति से घूर्णन कर रहा था। इन्होंने क्या कहा? लाप्लास महोदय ने क्या? लाप्लास महोदय ने, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, उनका कहना था कि ब्रह्मांड में पहले ही से ही लाल तत्व एक पिंड था जो मंद गति से घूम रहा था। तो मंद गति से घूमते हुए गैस के बादल को निहारिका कहा गया। लाप्लास ने कहा कि ब्रह्मांड में पहले ही से लाल तत्व एक पिंड था, वह पिंड मंद गति से घूम रहा था या घूर्णन कर रहा था, और इस पिंड को निहारिका कहते हैं। निहारिका का अर्थ होता है गैसों का गुथित झुंड या गैसों का गुथित बादल, जिससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, यह लाप्लास ने कहा। इस आधार पर इस परिकल्पना को निहारिका परिकल्पना रखा गया। समयानुसार निहारिका की गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। जैसे जैसे गति और बढ़ती गई, विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, और इसका बाह्य वाला भाग ठंडा होने लगा। अंदर वाला भाग तो गर्म रहा, लेकिन बाहर वाला भाग ठंडा रहा। किसने कहा? लाप्लास ने। किसने कहा? लाप्लास ने। आयतन में कमी आने के कारण जैसे जैसे अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। कैसे सिकुड़ने लगा? ठंडा होने लगा। ठंडा होने लगा तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। तो आयतन में कमी आने के कारण गति में निरंतर वृद्धि हुई। छोटा हो गया तो और स्पीड से चलना शुरू कर दिया, और तेज गति से घूर्णन गति करने लगा। फलस्वरूप अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई। जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तो निहारिका का एक छल्ला अलग हो गया और वे 9 छल्ले में बट गए। इमैनुअल कांट ने कहा कि 9 छल्ला बाहर निकले, और इन्होंने कहा एक छल्ला बाहर निकला, और एक छल्ला 9 छल्ला में बट गए, और बाद में यह ठंडा होकर के ग्रह का निर्माण किए, और शेष भाग जो बचा वही सूर्य है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के अनुसार यह कहा गया कि इस ब्रह्मांड में पहले ही से लाल तत्व एक पिंड था। यह पिंड मंद गति से घूम रहा था। घूर्णन गति के कारण हुआ क्या कि बाहर वाला भाग, घूर्णन गति के कारण बाहर वाला भाग जो है वह धीरे धीरे शीतलन होने लगा, ठंडा होने लगा,
और फलस्वरूप यह पदार्थ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जब यह पदार्थ या पिंड धीरे धीरे सिकुड़ने लगा तो सिकुड़ने के फलस्वरूप अपकेंद्रीय बल जनरेट हुआ। जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तो हुआ क्या कि बाहर वाला भाग अंदर वाला का साथ नहीं दिया, तो बाहर वाला भाग अंदर वाला भाग को छोड़ करके एक छल्ला बाहर निकला और वही एक छल्ला जो है 9 छल्ला का निर्माण किए। जैसे उनके अनुसार यह कहा गया कि ब्रह्मांड में पहले से लाल तप्त पिंड था जिसे निहारिका कहा गया। निहारिका का अर्थ होता है बादल, गैसों का बादल, गर्म गैसों का बादल, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यह मंद गति से विचरण कर रहा था, घूम रहा था। घूमने के दौरान बाहर वाला भाग जो है, ये देखो, ये वाला भाग अत्यधिक गर्म है और ये वाला भाग कुछ ठंडा है। कुछ है इसकी अपेक्षा ठंडा तो नहीं है, इसकी अपेक्षा कुछ है ठंडा है। तो यह वाला भाग जो है इस भाग का साथ नहीं दे रहा है, यह अधिक गर्म है, अरे कुछ है ठंडा है, तो यह इसका साथ नहीं दे रहा है। तो साथ नहीं देने के कारण हुआ क्या कि यह वाला भाग इससे अलग हो गया, इससे अलग हो गया। जैसे मान लिया जाए हम पानी में कोई पत्थर मारते हैं तो बीच वाला भाग का स्पीड, बीच वाला भाग में जो वृत्ताकार या तरंग बनता है उसका स्पीड ज्यादा होता है और जैसे जैसे बाहर की ओर जाता है वैसे वैसे उसका स्पीड कम हो जाता है। तो लास्ट में बाहर वाला अपने आप समाप्त हो जाता है या उससे अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हुआ, बाहर वाला भाग जो है इसका साथ नहीं दिया और अलग हो गया। अलग एक हुआ, अब बने 9 गो। एक अलग हुआ और क्या गो बने 9 गो। किसने कहा? लाप्लास महोदय ने। किसने कहा? किस परिकल्पना के आधार पर? निहारिका परिकल्पना के आधार पर। निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना क्या कहता है कि हमारा ब्रह्मांड में पहले ही से लाल तप्त एक पिंड था, वह पिंड गर्म था, मंद गति से घूम रहा था। घूमने के फलस्वरूप बाहर वाला भाग ठंडा होने लगा, ठंडा होने के फलस्वरूप अंदर वाला तो गर्म था और अत्यधिक तीव्रता से उसकी गति होने लगी। फलस्वरूप अंदर वाला का साथ बाहर वाला नहीं दिया, बाहर वाला भाग उससे अलग हट गया। एक छल्ला निकले और एक छल्ला फिर 9 छल्ले का निर्माण किया और यही 9 छल्ला सौर मंडल के 9 ग्रह का निर्माण किए, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। जेम्स जीन्स एवं जेफ्रिज का ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रिज का ज्वारीय परिकल्पना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने सन 1919 ईस्वी में किया, परंतु इसमें संशोधन 1929 में जेफ्रिज महोदय ने किया। पहले ही हम कह चुके थे कि कुछ पहले परिकल्पना है, उन परिकल्पनाओं के आधार पर नए परिकल्पना या सिद्धांत उत्पन्न हुए तथा कुछ ऐसे सिद्धांत आए जो उसी में कुछ संशोधन हुआ। तो यह एक संशोधित सिद्धांत है जिसमें पहले जेम्स जीन्स ने दिया और बाद में जेफ्रिज ने सन 1929 में इसका संशोधन किया। इसके अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य एवं अन्य तारा के संयोग से हुआ है। यह द्वैतारक सिद्धांत है। इसके अनुसार यह कहा गया कि सौर मंडल का निर्माण जो है सूर्य और अन्य तारा के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट जब अन्य तारा आता है तो सूर्य के उच्च ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में टूटकर खींच गया। सूर्य से कुछ भाग फिलामेंट या सिगार के जैसा, सिगार एक प्रकार की लंबा तंतु वाला आकृति होता है। तो हुआ क्या कि जैसे ही अन्य तारा उसके नजदीक से गुजरता है तो नजदीक से गुजरने के फलस्वरूप सूर्य से फिलामेंट जैसा या सिगार जैसा आकृति बाहर निकल जाता है और यह बाहर निकल करके या उसे टूट करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट या सिगार जैसी आकृति सौर मंडल की उत्पत्ति का कारण बना, जिससे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। जेफ्रिज के अनुसार यह कहा गया कि 2 तारा के अलावा एक और तारा था। जेम्स जीन्स ने कहा कि एक सूर्य एक अन्य तारा है, लेकिन उसमें बदलाव किया किसने? जेफ्रिज ने। किसने किया? उसमें बदलाव किया जेफ्रिज ने। जेफ्रिज ने कहा कि सूर्य और उसके साथी तारा के अलावा एक अन्य तारा था। जब सूर्य के साथ
साथी तारा था तो उसके नजदीक से एक अन्य तारा गुजरता है। यह कहता है कि उन्होंने सूर्य के साथी तारा को बताया, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ता हुआ तारा तथा सूर्य के साथी तारा टकरा करके कई भागों में बिखर गए, जिसे ग्रह का निर्माण हुआ। किसने कहा? जेम्स जीन्स और जेफरीज ने। यह परिकल्पनाएं 2 बार प्रस्तुत किया गया। पहला 1919 ईस्वी में, दूसरा का 1929 ईस्वी में। पहला कहता है कि 2 तारे से बने और दूसरा का कहता है कि 3 तारे से निर्माण हुआ। जेफरीज ने कहा कि 3 तारों से निर्माण। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर यह कहा कि सूर्य है और सूर्य के समीप से एक अन्य तारा गुजरता है। जब सूर्य के समीप से एक अन्य तारा गुजरता है, यहां से मान लीजिए यहां सूर्य है और सूर्य के समीप से एक अन्य तारा इस प्रकार से गुजरता है, तो इसके आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप यह वाला पिंड का कुछ वाला भाग सिगार जैसा या फिलामेंट जैसा, ये देखो फिलामेंट जैसा बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद पुनः उसमें गया नहीं, बल्कि टूट करके और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, और चक्कर लगाते या चक्कर लगाने, यही वाला भाग जो है वह ग्रह या विभिन्न ग्रह या हमारे पृथ्वी का निर्माण किए। परंतु जेफरीज का कहना था कि सूर्य तो है ही है, सूर्य का साथी तारा तो एक है, उसके नजदीक से गुजर रहा था, तब जाकर के एक और तारा उसी के नजदीक से गुजरा और ये तारा और अन्य तारा दोनों में टकराव हुआ। दोनों में कुछ हुआ, टकराव हुआ और पदार्थ चारों ओर बिखर गए, और बिखरने के फलस्वरूप ये पदार्थ फिर धीरे धीरे संगठित हुए और संगठित होकर के ग्रह का निर्माण किए। किसने कहा? जेफरीज ने कहा। किसने कहा? 1929 ईस्वी में। 1900 स्पीड का अंतर तारक धूल परिकल्पना। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्पीड द्वारा सन 1943 में अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति धूल कण एवं गैसों से माना जाता है। उनके अनुसार जब सूर्य आकाश गंगा से गुजर रहा था, ब्रह्मांड में तारामंडल का समूह आकाश गंगा कहलाता है, और हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको बोलते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो कह रहा है कि सूर्य जब आकाश गंगा से गुजर रहा था, तब आकाश गंगा अपनी आकर्षण शक्ति के कारण या अपनी आकर्षण शक्ति से गैस मेघ या धूल अपनी ओर आकर्षित करता है, और वे सामूहिक रूप से या संगठित होकर के पृथ्वी का निर्माण किए। किसने कहा? ऑटो और स्पीड ने। ऑटो स्पीड ने कहा कि सूर्य के नजदीक से हमारी आकाश गंगा गुजर रही थी, आकाश गंगा गुजर रही थी, तो आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप धूल दूषित हो गया। अब बाद में यह धूल दूषित या धूल वाला भाग एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर के ग्रहों का निर्माण किए। इसके बाद आता है होयल एवं लिटिलन का सुपरनोवा परिकल्पना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1946 में होयल एवं लिटिलन ने किया। सूर्य एक अन्य तारा के साथ जुड़ा हुआ था। इसका कहना है कि सूर्य जो है वो अन्य तारा के साथ जुड़ा हुआ था, जो नाभिकीय प्रक्रिया के कारण फट गया, जिससे हल्के घटक भारी घटक में बदल गए और पृथ्वी और ग्रह की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी एवं ग्रह की उत्पत्ति इन्हीं बिखरे हुए पदार्थों से हुआ। तो सुपरनोवा विस्फोट या होयल और लिटिलन के अनुसार यह कहा गया कि हमारा सूर्य जो है अन्य तारा के साथ जुड़ा हुआ था, अन्य तारा के साथ जुड़ा हुआ। नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें अचानक विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। फलस्वरूप पदार्थ चारों ओर बिखर जाते हैं। बाद में यही बिखरा हुआ पदार्थ जो है वह एकत्रित होता है और एकत्रित होकर के ग्रह का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? इस प्रकार से इन सभी सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी और विभिन्न प्रकार के ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया, परंतु यह जानकारी पूर्णतः अधूरा रहा। यह नहीं कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति वास्तव में किस प्रकार से हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, क्योंकि सभी विचारधाराएं एक दूसरे पर कटाक्ष हैं, सभी विचारधाराएं, कुछ का कहना है कि वायु से उत्पत्ति हुआ, किसी ने कहा कि जल से उत्पत्ति हुआ, किसी ने कहा एक तारा से उत्पत्ति हुआ, किसी ने कहा कि 2 तारा से उत्पत्ति हुआ, किसी ने कहा कि टकराया होगा,
किसी ने कहा होगा कि ओकरे में से निकला होगा। तो अलग अलग दार्शनिकों या वैज्ञानिकों या भूगोलवेत्ता के अनुसार पृथ्वी की आरंभिक कहानी अलग अलग प्रकार से किया गया। तब आया पृथ्वी का आधुनिक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। पृथ्वी का आरंभिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड के साथ साथ अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, उन सभी निर्माण की गुत्थी सुलझाने में सफल रहा। इस सिद्धांत के आधार पर यह कहा जाता है कि आज अंतरिक्ष में, आज आकाश में जितने भी पिंड नजर आ रहे हैं, वे सब के सब पिंड एक ही जगह स्थिर थे, एक कण के रूप में विद्यमान थे। उसमें अचानक विस्फोट हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ, कण टूट गए, कण टूट गए और उनका प्रसार हो रहा है, वे फैल रहे हैं। तारा का निर्माण हुआ, आकाशगंगा का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। आज भी उनकी दूरी एक दूसरे से दूरी बढ़ते जा रही है, उनकी दूरी बढ़ते जा रही है। ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, एक पिंड दूसरे पिंड से उसकी दूरी बढ़ता जा रहा है। यह बिग बैंग थ्योरी कहता है, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज एलेमेंटर ने। एडविन हबल ने कहा एक गुब्बारा लीजिए और उस गुब्बारा पर पेंसिल की सहायता से या मार्कर की सहायता से जगह जगह पर बिंदु दे दीजिए। इस प्रकार से इसे बिंदु दे देंगे। अब उसमें हवा भरिए। जैसे जैसे हम हवा भरते हैं, वैसे वैसे उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड की बीच की दूरी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सबसे सर्वमान्य सिद्धांत या सबसे सटीक सिद्धांत जो है वह बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है। और इस सिद्धांत के बारे में हम अगले क्लास या अगले अध्याय में पढ़ेंगे।